हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज के सेशन में हम कोडोमिनेंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कौन कौन से ब्लड ग्रुप के शिशु का निर्माण होता है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, हम कोडोमिनेंस की बात कर रहे थे। तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 5 में। वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम पढ़ लिया है। हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ लिया है और उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अपूर्ण प्रभाविता का नियम आया था, जो ये कह रहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस उस पर लागू नहीं हो रहा था, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद आ गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में। एक उसी तरीके का नया कॉन्सेप्ट और आया जिसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब सह प्रभाविता का नियम। सह प्रभाविता के नियम के अनुसार ये था कि दोनों ही लक्षण अपने आप को शो कर रहे थे, जो पेरेंटल जीन्स में, पेरेंटल क्रोमोसोम में जो एलील्स का जोड़ा था, वो दोनों ही लक्षणों को शो कर रहा था। तो इसमें कल ये चार्ट जो है मैंने आपको दिखाया था और इसमें मैंने आपको संभावनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कोडोमिनेंस वाले केस में यदि एलील, अगर पेरेंट 1 जो है उससे कौन सा एलील है और पेरेंट 2 से कौन सा एलील है, तो किस तरीके का जीनोटाइप है और उससे ब्लड टाइप ऑफ स्प्रिंग का कैसा बनेगा। तो यदि ए ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप का पेरेंट है तो चाइल्ड या तो ए ब्लड ग्रुप का हो सकता है या ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। अगर ए और बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी और ओ हो सकता है। यदि ए और ए बी का कॉम्बिनेशन है तो ए या बी या ए बी हो सकता है। यदि ए और ओ का कॉम्बिनेशन है तो ए होगा या ओ हो सकता है। यदि बी और बी का कॉम्बिनेशन है तो बी हो सकता है या ओ हो सकता है। यदि बी और ए बी का कॉम्बिनेशन है तो ए या बी या ए बी हो सकता है। यदि बी और ओ का कॉम्बिनेशन है तो बी और ओ हो सकता है। यदि ए बी और ए बी का कॉम्बिनेशन है तो ए या बी या ए बी हो सकता है। यदि ए बी और ओ का कॉम्बिनेशन है तो ए या बी हो सकता है। यदि ओ और ओ का कॉम्बिनेशन है तो ब्लड ग्रुप के रूप में चाइल्ड जो है वो ओ ब्लड ग्रुप का होगा। तो ये जो था बच्चों, इसमें आपका एलील्स के कॉम्बिनेशन में भी आप समझ सकते हैं। एक और कुछ चीजें आप नोट कर सकते हैं और वो ये है कि आप एक एलील्स कौन कौन से पेरेंट्स से क्या है और उसमें जीनोटाइप क्या होगा और उसमें चाइल्ड का ब्लड टाइप क्या होगा, वो भी आप नोट कर सकते हैं। आई ए टू आई ए, तो अगर कॉम्बिनेशन बनता है आई ए, है ना, इसमें ब्लड ग्रुप आपका केवल ए होगा। अगर यहाँ पे आपका आई ए और आई बी होता है
ये आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन में कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन, एलील्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें पेरेंट 1 में कौन सा एलील है और पेरेंट 2 में कौन सा एलील है, उससे भी आपके ब्लड ग्रुप का डिसीजन होता है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जहां पे पेरेंट 1 में एलील आई ए था, फर्स्ट वाले पर देखेंगे, और पेरेंट 2 में भी एलील जो है वो उसका कॉम्बिनेशन हुआ आई ए ही मिला उसको, तो ब्लड टाइप जो ऑफ स्प्रिंग का है वो कैपिटल ए, मतलब ए ब्लड ग्रुप का होगा, और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो आई ए होगा। यहाँ पे आपको केवल जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि जो एलीज होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए वो 3 प्रकार के हैं मनुष्यों में, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, तो जहां पर आई स्मॉल आई है वहां पे जब दोनों एक साथ होंगे तभी वो अपने आप को शो करेंगे, और तब ओ ब्लड ग्रुप होगा। आप सभी को तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो रेयर माना जाता है ना। जहां पे एलील्स का कॉम्बिनेशन आई ए आई बी जहां पे नहीं है वहां पे ही स्मॉल आई अपने आप को शो कर पाता है। यहाँ सेम कैरेक्टर्स को 3 एलील्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति में केवल 2 ही एलील्स रह सकते हैं, है ना। मल्टीपल एलील्स में से केवल 2 ही एलील एक व्यक्ति में रह सकते हैं। अब इसके बाद ये आपका कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बच्चों हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स की। जैसे हमने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन की बात करी थी, तो अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स की। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स का मतलब है कि हम 2 लक्षणों की वंशागति के बारे में बात करेंगे। मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट फैक्टर्स फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ हाइब्रिड असॉर्टेड का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये नियम क्या कहता है? अब इसमें 2 कैरेक्टर्स में अलग अलग पी प्लांट्स का क्रॉस कराते हैं। जैसे येलो कलर और राउंड शेप सीड वाले पी प्लांट का ग्रीन और रिंकल्ड शेप वाले सीड से क्रॉस कराते हैं, यानी कि 2 लक्षण हो गए। एक तो रंग है ना, एक तो बीज का रंग हो गया और बीज का शेप हो गया, 2 लक्षण ले लिए। तो एक पौधा है जिसमें येलो कलर के बीज हैं और उसका आकार है गोल। दूसरा पौधा हमने लिया जिसमें ग्रीन कलर के बीज हैं और उसका आकार है रिंकल्ड, यानी कि सिकुड़ा हुआ। अब इन 2 लक्षणों को लेकर के उसमें क्रॉस कराते हैं। तो मेंडल ने क्या पाया कि इस क्रॉस से जो नए सीड्स बनते हैं वो सीड्स येलो कलर और राउंड शेप वाले थे, है ना। जब येलो कलर ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है और राउंड शेप रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है, तो जीनोटिपिक सिंबल कैपिटल वाई का इस्तेमाल डोमिनेंट येलो सीड कलर के लिए और स्मॉल वाई का इस्तेमाल रिसेसिव ग्रीन सीड कलर के लिए करते हैं। सिंबल आर जो है कैपिटल आर, उसका यूज हम डोमिनेंट राउंड शेप्ड सीड के लिए और स्मॉल आर का रिसेसिव के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स जो है वो क्या कहता है। इसी को हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को ही हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं ना। एक तो हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था एकल संकरण का प्रयोग, अब हम पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण का प्रयोग। अभी तक हम एकल संकरण के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें एक ही लक्षण पे हम चर्चा कर रहे थे। अब हम चर्चा कर रहे हैं 2 लक्षणों पर। मेंडल का सेकेंड लॉ जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये क्या कहता है? फैक्टर्स फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए जीन्स होते हैं, इन अ हाइब्रिड असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन, वो अपने आप ही इंडिपेंडेंटली गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेट हो जाते हैं। द क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स which differs in 2 pairs of contrasting characters, यानी कि हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे एक सीड के कलर के बारे में
और एक सीड के शेप के बारे में। मतलब हमने प्रयोग के लिए दो लक्षणों का चुनाव कर लिया, एक सीड कलर का चुनाव किया और एक हमने सीड के शेप का भी चुनाव कर लिया। तो जो आपका इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण का प्रयोग। द्विसंकरण के प्रयोग में पेरेंट्स में हमने देखा कि हम लेंगे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। हम क्या लेंगे? राउंड येलो लेंगे और रिंकल्ड ग्रीन लेंगे। तो जब हम राउंड येलो की बात करते हैं, यानी कि राउंड क्या है? बीज का शेप है। रिंकल्ड जो है वो बीज का शेप है। येलो बीज का रंग है और ग्रीन भी सीड का कलर है ना। तो राउंड जो शेप था वो डोमिनेंट था, उसको कैपिटल आर ले लिया गया और येलो कलर के लिए कैपिटल वाई लिया गया। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिया गया और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लिया गया। गैमीट्स बने, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमीट्स बने और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमीट्स बने। और जो F1 जनरेशन आई उसमें जो कॉम्बिनेशन मिला हमें वो मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये जो लक्षण थे इसमें जो बीज मिले हमें F1 जनरेशन में वो थे गोल और पीले। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था? सीड का शेप गोल होना चाहिए और उसका रंग जो है पीला होना चाहिए। ये जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण के प्रयोग में ये देखा गया कि जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन में बीज का आकार जो था वो गोल था और जो बीज का रंग था वो पीला था। इसको देखेंगे, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी में। ऊपर लिखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण प्रयोग। ये क्या है? द्विसंकरण का प्रयोग या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन है। जैसे हमने बहुत अच्छे से मोनो हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ा था, उसी तरह से हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। और उसके बाद इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने अपना तीसरा नियम दिया था जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब इसमें देख रहे हैं बच्चों कि पेरेंट्स में राउंड येलो लिया गया यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ दो लक्षणों का चुनाव कर लिया गया। और रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई का चुनाव किया गया। गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ तो उसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई बना और इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई बना। F1 जनरेशन जो थी उसमें राउंड येलो सीड्स आए यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन आया एक साथ। उसमें जब सेल्फिंग कराई गई तो सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन जो थी उसमें रिजल्ट डिफरेंट आ गया था। रिजल्ट डिफरेंट कैसे आया था? फिनोटिपिक रेशियो जो था और जो जीनोटिपिक रेशियो था उसमें अंतर आ चुका था। फिनोटिपिक रेशियो में राउंड येलो जो था वो 9 था, राउंड ग्रीन 3 था, रिंकल्ड येलो 3 था और रिंकल्ड ग्रीन 1 था। ये क्या है? आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है जहाँ पे दो पेरेंट्स दो जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में अलग थे। वो ट्रेट कौन सा चुनाव किया गया? सीड कलर का और सीड शेप का। अब इसको अगर फिर से, ये तो आपको बना बनाया दिखाई पड़ रहा है, फिर से इसको हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे? हम पेरेंट्स देखते हैं। पेरेंट्स देखते हैं, हम राउंड येलो ले लेते हैं। अगर पेरेंट्स हम ले लेते हैं राउंड येलो। उनका क्रॉस कराते हैं
रिंकल्ड ग्रीन से। ठीक है, जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब उसका क्रॉस कराएंगे, है ना, तो आपको जो रिजल्ट में F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? F1 जनरेशन आपका फर्स्ट फीलियल जनरेशन में मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हम दो लक्षणों की बात कर रहे हैं, हम द्विसंकरण के प्रयोग की बात कर रहे हैं। द्विसंकरण का प्रयोग। ठीक है, अब इसमें इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे इसमें हुई सेल्फिंग, और फिर से हम पुनेट स्क्वायर का ही यूज करेंगे इसको भी पता करने के लिए। गैमीट्स जो बने आप इस तरह से बनाएंगे, इधर की तरफ हमारा फीमेल गैमीट होगा, इधर की तरफ हमारा मेल गैमीट होगा। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे आता है कॉम्बिनेशन क्या क्या आपके पास है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आई आर का कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर की तरफ मेल गैमीट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे आपको मिलता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आपको मिलता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर आपको मिलता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब कॉम्बिनेशन में आपको जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, इधर आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे आपको कैपिटल वाई होगा। ठीक है, उसके बाद आपको 4 में मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा से क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। सभी बच्चे खुद से करने की कोशिश करेंगे इसको। अब इसमें आपको राउंड येलो कितने मिले? आपको राउंड येलो मिले 9, 16 में से। आपको राउंड ग्रीन कितने मिले? राउंड ग्रीन आपको मिले 3, 16 में से। इसमें भी आपको
रिंकल्ड येलो में आपको मिला 3 16 में से, और फिर आपको रिंकल्ड ग्रीन मिला, ये कॉम्बिनेशन मिला आपको 1 16 में। तो जो आपका कॉम्बिनेशन बना था वो क्या था? 9:3:3:1 का रेशियो मिला, जहां पे आपने देखा कि ये आपका फिनोटिपिक रेशियो था। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो जो था वो कैसा था? जीनोटिपिक रेशियो जो था वो क्या था? 1:2:4:1. तो ये आपका जीनोटिपिक रेशियो था बच्चों, और ये आपका फिनोटिपिक रेशियो था। ये है द्विसंकरण का प्रयोग, जिसमें बीज के 2 लक्षणों का चुनाव किया गया, यानी बीज के रंग को देखा गया और बीज के आकार को देखा गया, है ना। तो बीज के रंग को आपको जो चित्र में बीज के रंग सहित जो कलर आपको दिखाई पड़ रहा है वो आप स्क्रीन में दूसरे वाले पुनेट चौखाने में जो पहले से पीपीटी में है उसमें देख सकते हैं। और जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको क्लियर बना के सिखाया कि किस तरह से आप उसको बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन आप जैसे आपने पुनेट स्क्वायर में सिंगल एक कैरेक्टर के लिए बनाया था, सेम वही चीज आप अप्लाई करेंगे और इसमें भी आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका बीज जो है वो पीले रंग का है और गोल है। पीले रंग का और गोल होने का मतलब है कि कलर के लिए डोमिनेट कर रहा है येलो कलर, तो कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन होगा, और शेप राउंड है तो कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, फिर जीनोटिपिकली चेंज हो जाएगा, पर फिनोटिपिकली राउंड और येलो होगा। आप फिनोटिपिकली देख रहे हैं राउंड और येलो होगा, लेकिन जीनोटिपिक चेंज हो चुका है, जहां पे यहाँ पे कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा, यहाँ कैपिटल वाई आ गया। तो कॉम्बिनेशन इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से चेंज होता है पेरेंटल जनरेशन में। एक मटर का पौधा ऐसा दिया गया जिसके बीज जो थे कैपिटल आर यानी राउंड थे और येलो थे। दूसरा बीज लिया गया जिसका शेप जो था वो रिंकल्ड था और बीज का रंग जो था वो हरा था। F1 जनरेशन में आपको ऐसे प्लांट्स मिले जिसके बीज जो थे वो गोल और पीले थे पर जीनोटिपिकली चेंज थे। अब उनमें सेल्फिंग कराई गई तो उसके बाद 9:3:3:1 के रेशियो में ये फिनोटिपिक रेशियो था। यहाँ पर 9 जो प्लांट्स थे वो उसके बीज कैसे थे? गोल और पीले थे। 3 ऐसे थे जिसका रिंकल्ड और येलो था, 3 ऐसा था जिसका रिंकल्ड और ग्रीन था, और एक ऐसा था जो रिंकल्ड भी था और ग्रीन भी था। तो इसमें क्या देखा आपने बच्चों कि गैमेट्स आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई के फर्टिलाइजेशन से आपका जो प्लांट्स बने। इसमें मेंडल ने F1 जनरेशन के प्लांट्स को जब सेल्फ हाइब्रिडाइज किया तो क्या पाया कि F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट्स के सीड्स जो थे पीले थे और 1/4 सीड्स जो थे वो हरे थे। यानी डोमिनेट क्या कर रहा था? पीला रंग डोमिनेट कर रहा था बीज के रंग में, और येलो और ग्रीन कलर के सीड्स जो है वो 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हो गए थे। राउंड और रिंकल्ड शेप सीड्स की जो शेप भी 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हुए थे, जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था, है ना। अब इसमें आपने क्या देखा? इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो F2 जनरेशन में उत्पन्न जो फिनोटाइप है उनका रेशियो क्या बना, 9:3:3:1 का रेशियो बना। उसमें आए जिसमें 9 ऐसे थे जो राउंड येलो थे, 3 ऐसे थे जो रिंकल्ड येलो थे, 3 ऐसे थे जो राउंड ग्रीन थे और एक ऐसा था जो रिंकल्ड था और ग्रीन था। यानी दोनों रेसेसिव कैरेक्टर एक साथ उसमें आ गए होंगे। रिंकल्ड भी रेसेसिव है और ग्रीन भी रेसेसिव है। अब मेंडल द्वारा स्टडीज जो की गई उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स में ऐसा ही रेशियो मिला, जिसमें 9:3:3:1 का रेशियो था, जिसमें 3 येलो, 1 ग्रीन, 3 राउंड, 1 रिंकल्ड। उससे हम कर सकते तो इसको 3:1, 3:1 इज इक्वल टू 9 राउंड येलो इज इक्वल टू 3 रिंकल्ड येलो, ऐसे करके जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था जिसमें 2 ट्रेट्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में क्रॉस का जो ऑब्जर्वेशन हुआ, उसमें एक मेंडल ने एक सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार हाइब्रिड में ट्रेट के 2 पेयर्स कंबाइन करते हैं और कैरेक्टर्स के 1 पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब दोनों अलग अलग अपने अपने लक्षण शो करेंगे, मिक्स नहीं होंगे। F1 जनरेशन में जब मियोसिस के दौरान 2 पेयर्स के इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का एग और पॉलन के प्रोडक्शन को समझने के लिए आप पुनेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, जो आपने किया भी और देखा भी आपने, है ना। अब इसमें आपने किस तरीके के देखा कि किस तरीके से जीनोटिपिक रेशियो देखा आपने, फिनोटिपिक रेशियो देखा, और ये वाला नियम भी आपको अब समझ में आ गया होगा। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आपने क्या देखा कि F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद रेसेसिव ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट। रेसेसिव ग्रीन रिंकल्ड जो पी प्लांट थे उसके गेमीट्स कैसे थे, स्मॉल r और स्मॉल y था, है ना। अब इसमें स्मॉल r और स्मॉल y में देखा F1 हाइब्रिड जिसे कहते हैं राउंड येलो आया, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y का कॉम्बिनेशन। गेमीट्स इसमें कौन कौन से बने, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। गेमीट्स क्या है, स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। दूसरा कैपिटल R और स्मॉल y का कॉम्बिनेशन है तो कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। फिर स्मॉल r और कैपिटल Y का कॉम्बिनेशन है तो स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल Y। और स्मॉल r स्मॉल y का जब कॉम्बिनेशन होगा तो स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। इसका फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए एकदम, जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हुआ उसमें एकदम अलग आया। तो ये तो था बच्चों आपका डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, है ना। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है कि हम मॉर्गन के भी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लें। आज की क्लास में आपका मेंडल वाला जो प्रयोग वाला भाग था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने किस चीज के बारे में बात कर ली, हमने मेंडल का इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसके बारे में बात कर ली। हमने उसके पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करी थी, हमने लॉ ऑफ प्योर गैमीट्स के बारे में या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात की थी। हमने पुनेट स्क्वायर को अच्छी तरह से समझ लिया है। आज हमने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की बात करी या डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करी। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षणों वाले मतलब ऐसे पी प्लांट्स का चुनाव किया गया जो 2 लक्षणों में अलग अलग थे, यानी जो सीड का आकार था सीड को ही ले लिया गया, सीड का आकार देखा गया और सीड का कलर भी देखा गया। आकार में सीड का आकार जो था वो येलो और कलर जो था वो गोल्ड। एक में लिया गया कि रिंकल्ड और ग्रीन।
तो जो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन था उसका कॉम्बिनेशन कराया गया और इसको आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के रूप में जाना। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना, यानी द्विसंकरण प्रयोग के बारे में जाना। तो मेंडल के प्रयोगों वाला आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया है। ये आपका तीसरा मेंडल का दिया गया नियम था जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, या इसे आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, जो पुनेट स्क्वायर के माध्यम से आपने करने की कोशिश करी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और घर में आप एक बार फिर से दो अलग अलग लक्षणों पर पुनेट स्क्वायर फिर से स्थापित करके ये वाला रेशियो फेनोटाइपिक निकालने की कोशिश कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।